खबरों का सारथी। दिल्ली में जिला न्यायपालिका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 3 घंटे भारत ट्रेनों का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी देश में ऐसी 100 से ज्यादा ट्रेनें। आरएसएस मोहन भागवत की 3 दिन की बैठक आज से शुरू। लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर हो सकती है चर्चा। गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है साइक्लोन असना। करीब 3500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पतंजलि के मंजन में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने रामदेव से मांगा जवाब। लखनऊ में मंकी पॉक्स को लेकर अस्पतालों में अलर्ट बनाएंगे विशेष वार्ड। सीएचसी व पीएचसी के प्रभारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पीएम मोदी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और भारत मंडपम में करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण। पीएम मोदी डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन। इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण पर होगी चर्चा। प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर होगा विचार विमर्श। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश लेंगे भाग। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी होंगे शामिल। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लेंगे भाग। भारतीय बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता। तो अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? क्या कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान मंडपम में जिला न्यायपालिका की एक पूरा कार्यक्रम रखा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर इसका उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक डाक टिकट जारी करेंगे। साथ ही साथ एक सिक्का भी प्रधानमंत्री के हाथों 75 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के पूरे होने पर जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम उद्घाटन में प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा जैसे तमाम मामले हैं उन पर अपना विचार रखेंगे। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजन में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सत्रों को रखा है। 5 सत्र के अंदर इसमें अलग अलग लीगल एक्सपर्ट, जिसे न्यायपालिका से कहा जा सकता है, इसमें केंद्रीय न्याय मंत्री भी शामिल होंगे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज,
शामिल होंगे, अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, बार काउंसिल के अध्यक्ष, ये सभी लोग अपने विचार रखेंगे कि न्यायपालिका को किस तरह से सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, आम जनता को कैसे न्याय दिया जा सकता है, समावेशी न्याय कैसे मिल सकता है। इन तमाम चीजों पर आज इसमें चर्चा होगी। जी अखिलेश जी, और जिस तरीके से 2 दिनों की राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इस 2 दिनों में किन विषयों पर चर्चा होगी? चलिए आपको बता दें कि जिला न्यायपालिका सम्मेलन को लेकर इस कार्यक्रम को 2 दिवसीय जरूर रखा गया है। इन दोनों में अगर थीम बताई जाए तो पूरी की पूरी थीम रखा गया है कि न्यायपालिका का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मानव संसाधन कैसे हो और समावेशी न्यायालय कैसे बनाए जाए और उनमें न्यायिक सुरक्षा आम जनता को किस प्रकार और कैसे मिलनी चाहिए। और इस दौरान सबसे अहम चीज न्यायिक कल्याण के जो मामले आते हैं उन पर न्यायिक प्रशिक्षण, न्यायिक विचार, न्यायिक चर्चा और आम जनता के हितों में जल्द से जल्द कैसे न्याय मिले, इन पर विचार विमर्श 2 दिन चलेगा। जी बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको बता रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन होगा। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण पर चर्चा होगी इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुक करेंगे दिल्ली का, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज से शुरू हो रही है। ये बैठक, अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केरल के पलक्कड़ में संघ की 3 दिन चलेगी ये बैठक और 3 दिवसीय बैठक में संगठन के पदाधिकारी होंगे सहभागी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। संघ प्रेरित विविध संगठनों में कार्यरत पदाधिकारी होंगे सहभागी। बैठक में संघ के विस्तार, राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। तो अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज संघ प्रेरित विविध संगठनों में कार्यरत पदाधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी, आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज से शुरू हो रही है और केरल के पलक्कड़ में संघ की 3 दिवसीय बैठक होगी। 3 दिवसीय बैठक में संगठन के पदाधिकारी होंगे सहभागी। संघ प्रेरित विविध संगठनों में कार्यरत पदाधिकारी होंगे सहभागी। अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां आज से केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है और इसी बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा भी की जाएगी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और भी कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और 3 दिवसीय ये बैठक है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 3 दिवसीय बैठक में संगठन के पदाधिकारी होंगे सहभागी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, आरएसएस की समन्वय बैठक 3 दिन तक चलेगी। इस बैठक में क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? अखिलेश जी, स्वयंसेवक संघ की केरल के पालक्कड़ में एक समन्वय बैठक होगी। अखिल भारतीय समन्वय बैठक इसको नाम दिया गया है। ये बैठक 3 दिन चलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी प्रांतों में और जिलों में काम कर रहे हैं, उनको भी इससे एक संदेश दिया जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के तहत काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है,
राजनीतिक मुद्दों पर संघ की विचारधारा क्या है, संघ कहां पर अपने को स्टैंड करती है, इसके साथ ही साथ देश के अंतर्राष्ट्रीय और उससे जुड़े हुए राष्ट्रीय मुद्दों पर संघ का क्या लगाव है, संघ उससे कहां से अपने को जुड़ा हुआ पाता है और संघ की जो विचारधारा है उसके मुताबिक उन मुद्दों पर उनका स्टैंड कैसे रहना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक रहेगी। खासकर ये बैठक मीडिया के लिए ओपन नहीं रहती है, तो अंदर खाने से जो खबरें छनकर आती हैं उसके मुताबिक भारत सरकार जो इस समय कदम उठाकर आगे बढ़ रही है उन पर भी मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक गतिविधियां कैसी चल रही हैं उन पर मंथन होगा। इन तमाम मंथनों के बाद एक प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आखिरी सत्र में पास किया जाएगा, जिसको लेकर आगे सत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सभी संगठन उसी एजेंडे पर आगे काम करेंगे। तन्वी जी अखिलेश जी, और जिस तरीके से ये भी जानकारी है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है उस पर भी चर्चा होगी, और क्या कुछ बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिनमें इस बैठक में बातचीत होगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति से भले ही न सीधे जुड़ा रहता हो, लेकिन राजनीति के पीछे रहकर वो लगातार काम करता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही पार्टी है। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ राजनीतिक स्तर पर किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, फिर राष्ट्रीय स्तर का आम लोकसभा चुनाव हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के पीछे रहकर हर रणनीति का हिस्सा रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री होता है, वो पूर्ण प्रचारक होता है और प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पदाधिकारी होता है और संघ से ही आता है। तो इनडायरेक्ट तौर पर आप कह सकते हैं कि हर चुनाव को में परिणाम क्या रहा, वहां पर गलतियां पार्टी द्वारा क्या की गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहां पर किस तरह से सक्रिय रहा और आगामी विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके पदाधिकारियों की भूमिका क्या रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा, आम चुनाव में तालमेल कैसे बिठाया जाएगा और किन मुद्दों को दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी, और जो सरकारें उनकी चल रही हैं उनको इस दिशा में और काम करना है। जो सरकारें काम कर रही हैं लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चाहता है वो भी एजेंडा इसमें मंथन किए जाते हैं और उनको पास करके बाकायदा उन सरकारों को दिए जाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर के जो भी सामाजिक और मानव संपदा से जुड़े हुए मामले हैं उन पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार खुलकर बोलता है और सुझाव देने की मुद्रा में आके वो लगातार बयान भी देते हैं। जी इस बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे वो भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको बता रहे थे दिल्ली से, जहां 3 दिवसीय बैठक में संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे और आरएसएस की बैठक होने वाली है और ये बैठक 3 दिन तक चलेगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव के नतीजे हों, बांग्लादेश का मुद्दा हो। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुख करते हैं खबरों का, और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज जंतर मंतर पर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का प्रदर्शन। कोलकाता कांड में पीड़ित परिवार के न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर हेल्थ कर्मियों के लिए सुरक्षा अधिनियम की करेंगे मांग। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जंतर मंतर पर आज शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्टर प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कोलकाता कांड में पीड़ित परिवार के न्याय के लिए मांग की जाएगी। डॉक्टर हेल्थ कर्मियों के लिए सुरक्षा अधिनियम की भी मांग करेंगे। आज जंतर मंतर पर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का प्रदर्शन।
कोलकाता कांड में पीड़ित परिवार के न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जहां कोलकाता कांड के बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं आज एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और विशेष संवाददाता हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से कोलकाता कांड को लेकर देश भर में प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, तो वहीं आज ये तस्वीर एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर से, क्या कुछ जानकारी? कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना के बाद डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मामले में आज फिर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली के डॉक्टर्स एक साथ फिर जंतर मंतर पर जुटेंगे और वो पीड़ित परिवार और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करेंगे। साथ ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके अलावा सीधी से सीधी बात बताता हूं कि डॉक्टर्स क्या चाहते हैं। डॉक्टर्स चाहते हैं जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय तो मिलना ही चाहिए। इसके साथ साथ आगामी दिनों में आगे चलकर इस तरह की कोई घटना ना घटे और ऐसे अपराधी जो इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचते हैं और उसको करने की हिम्मत जताते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनके अंदर डर पैदा करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम की मांग कर रहे हैं, जो स्पेशली हेल्थ वर्करों के लिए होने चाहिए। नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक ऐसा केंद्र सरकार सुरक्षा अधिनियम लागू करे जिसमें कड़े कानून और प्रावधान किए जाएं कि कोई भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस घटनाओं को सोचता और उनको अगर करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान, यहाँ तक कि फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को भारत सरकार के सामने रखेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार से कार्रवाई करने की और पीड़िता को न्याय दिलाने की, और जो केंद्रीय एजेंसियां जैसे सीबीआई जांच कर रही उससे भी मांग करें कि त्वरित इस पर कार्रवाई करके आगे की पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया जाए। जी बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार बना हुआ है। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां कोलकाता कांड को लेकर देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला है, और वहीं एक बार फिर से तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से भी सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज दौरा। 1 सितंबर को कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। आगामी अग्रणी विभागों के साथ होगी बैठक। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर आज दौरा। 1 सितंबर को कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक, अग्रणी विभागों के साथ होगी बैठक। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। नेताओं के आवेदन की तारीख 28 सितंबर तक। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का दौरा आज, अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा आज, बड़ी खबर दिल्ली से 1 सितंबर को कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। और अखिलेश जी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज ये दौरा कांग्रेस का सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपको? झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान भले ही नहीं किया हो, लेकिन कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस दी है।
कांग्रेस ने आज इसी को लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठित किया था। एक स्क्रीनिंग कमेटी आज झारखंड पहुंच रही है, 2 दिन दौरा करेगी झारखंड का, और झारखंड के जितने भी उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस से टिकट चाहते हैं, वो पार्टी का कोई पदाधिकारी हो सकता है, आम कार्यकर्ता हो सकता है, वो कांग्रेस का के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, इन तमाम चीजों को लेकर इस कैंडिडेट जो दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की आज उनको झारखंड पहुंचेगी, तो वहां पर उन लोगों के साथ खुली चर्चा करेगी, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक, इन तमाम नेताओं के साथ ये स्क्रीनिंग कमेटी बात करेगी कौन कहां पर कौन सा जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है जिसको कांग्रेस अपना टिकट देने के पर आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ वहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक स्थितियां क्या है, सामाजिक स्थितियां क्या है, क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, सहयोगी जो दल है कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य, उनके साथ उनका समन्वय कैसा रहेगा झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान, इन तमाम चीजों को लेकर एक स्क्रीनिंग कमेटी वहां के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेगी। और सबसे खास बात होगी कि वो ये 1-to-1 चर्चा होगी। इसमें आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चुड़ानकर को बनाया गया और सदस्य पूनम पासवान है और प्रकाश जोशी, 3 लोगों की जो कमेटी है वो आज झारखंड के दौरे पर है। इसमें यहाँ पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो से मुलाकात करेगी। इसके साथ ही साथ विधायक दल के नेता जो विधानसभा में है रामेश्वर ओराव, उनके साथ भी चर्चा करने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड है उनकी आगे की जो रणनीति है उसको अंतिम रूप देंगे। जी अखिलेश जी, और जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी आज दौरा करेगी और नेताओं के आवेदन की जो तारीख है वो 28 सितंबर तक बताई गई है। और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी आज दौरा करेगी, झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर आज दौरा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। कड़ी सुरक्षा, आखिरी परीक्षा। और आज बात करेंगे यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का। आज आखिरी दिन है। अब तक 27,76,000 छात्रों ने परीक्षा दी है। चौथे दिन 94 अभ्यर्थी संदिग्ध मिले हैं, 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ये की जा रही है। वहीं आज यानी 31 अगस्त को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है। आपको बता दें, सिपाही के 60,244 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। 23 अगस्त से ये परीक्षा शुरू हुई थी। 23, 24, 25 अगस्त को ये परीक्षा हुई। उसके बाद 4 दिन का गैप और 30 और 31 तारीख को ये परीक्षा एक बार फिर से करवाई जा रही है। तो वहीं आज यानी 31 अगस्त को आज परीक्षा का अंतिम दिन है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिपाही के 60,244 पदों के लिए परीक्षा करवाई जा रही है और हर दिन 2 पालियों में परीक्षा करवाई गई है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होती है, जो 12 बजे तक चलती है, और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होती है, जो शाम 5 बजे तक चलती है। अहम जानकारी आपको यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ गए हैं रायबरेली से। तो केशवानंद, आज आखिरी दिन है, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ इंतजाम अभी आपको नजर आ रहे हैं? कड़ी व्यवस्था है, कोई ढील तो नजर नहीं आ रही?
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस लिखित परीक्षा का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि 5 दिनों में इस परीक्षा को कराया जा रहा है, जिसमें देखा गया कि 23, 24, 25 3 दिन लगातार परीक्षा हुई। उसके बाद 4 दिनों की छुट्टी थी और 30 और 31 यानी कि कल और आज 31 तारीख का आज आखिरी दिन है परीक्षा को, जिसको लेकर के रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहली पारी की परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि पहली पारी जो होनी है वह सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होनी है और दूसरी पारी जो है 3 बजे से 5 तक होनी है। तो पहली पारी की जो अभ्यर्थियों की एंट्री थी वो 8 बजे से शुरू हो गई थी और 9:30 बजे तक इस एंट्री की शुरुआत होनी है, क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं गेट बंद होने में। उसको लेकर के अब प्रशासन अलर्ट मोड पे, क्योंकि बस कुछ ही मिनटों बाद पहली पारी की जो परीक्षा देनी है उसको लेकर के गेट बंद कर दिया जाएगा। 9:30 बजे गेट बंद होगा और 10 बजे से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर के देखा जाए तो यहाँ पे जो छात्र हैं अभ्यर्थी वो एंट्री कर चुके हैं। 10 बजे से परीक्षा होनी है, देखिए 9:30 बज चुके हैं और ये देखिए गेट बंद करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 10 बजे से परीक्षाओं की शुरुआत होनी है। इसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी गई है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इस समय मौजूद है फिरोज गांधी कॉलेज में, जहाँ पर गेट बंद किया जा रहा है, क्योंकि 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा और 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक परीक्षाएं होनी है। इसको लेकर के प्रशासन और स्थानीय लोग जो यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी लगाए गए हैं वो भी अलर्ट मोड पे। 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पे परीक्षाएं अभ्यर्थी दे रहे हैं उस पूरे क्लासरूम को सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखा जा रहा है। खुद यहाँ के जो जिला अधिकारी है वह पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल है, वो लगातार परीक्षा केंद्रों पर पहुंच करके जो है सेंटरों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी देख रहे हैं क्या वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो बाकायदा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन पूरी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में 11 सेंटर बनाए गए हैं। 11 सेंटरों पे 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई। आज यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा का आज अंतिम दिन है। इसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी केशवानंद, हम चाहेंगे आप एक बार फिर से 3 लेयर की चेकिंग जरूर दिखाएं, क्योंकि हर रोज 3 लेयर की चेकिंग होती है, उसके बावजूद भी कई संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं, कई एफआईआर भी होती है। बात अगर हम बीते दिन की करें, चौथे दिन की, तो उसमें भी 11 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 22 लोग हिरासत में लिए गए हैं। केशवानंद, बिल्कुल, देखिए 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि ये जब अभ्यर्थी क्लासरूम के अंदर जाते हैं परीक्षा देने के लिए तब इस प्रकार की सुरक्षाएं की जाती है। लेकिन इस समय आपको बता दें कि 10 बजे से परीक्षाएं होनी है, तो जो अभ्यर्थी हैं वो क्लासरूम के अंदर एंट्री कर चुके हैं। लेकिन आप जो है इसलिए 3 लेयर की सुरक्षाएं में बाकायदा पुलिस यहाँ पे बैठी हुई, आप अंदर देख सकते हैं। ये विद्यालय परिसर का अंदर का रूम है, जहाँ पे अभी अभ्यर्थी को जो है अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे बाकायदा बाहर जो पुलिस बल है वो तैनात की गई है। लेकिन 3 लेयर की जो जब अभ्यर्थी क्लासरूम में अंदर प्रवेश करते हैं तब 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो, क्योंकि जैसे ही अभ्यर्थी क्लास के अंदर प्रवेश करने के लिए विद्यालय के अंदर जाते हैं तब उनके बाकायदा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटो चेक किया जाता है। और उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो उसके बाद देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी जूते वगैरह पहन के हैं उनको उतराया जाता है। तो उसके बाद उनकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद ई-केवाईसी की भी यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे उन लोगों का सेंटर है वहाँ पे ई-केवाईसी चेक की जाती है। उसके बाद ही जो अभ्यर्थी है वो सेंटर के अंदर पहुंच पाता है परीक्षा देने के लिए। तो कहीं ना कहीं 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रायबरेली में देखा गया है कि जब 23 तारीख को पहला एग्जाम था तब रायबरेली के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में एक नकलची भी पकड़ा गया था। वो क्लासरूम के अंदर ब्लूटूथ लेकर के चला गया था, नकल कर रहा, जिसके जरिए उसको पकड़ा गया। रायबरेली शहर कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके उसको जेल भेज दिया था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रायबरेली में जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे बाकायदा जो पुलिस बल है उसकी भी तैनाती की गई है। बाकायदा जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक भी सेंटरों का मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जी केशवानंद, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है वो भी आपने हमारे दर्शकों को दिखाए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है, आज भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां कानपुर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का भी आज आखिरी दिन है। अभ्यर्थियों को तलाशी के बाद मिल रही है एंट्री।
सीसीटीवी से हो रही है परीक्षा केंद्रों की निगरानी। 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजर रहे हैं अभ्यर्थी। पुलिस अधिकारी कर रहे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है। तेईस अगस्त से ये परीक्षा शुरू हुई थी और आज यानी 31 अगस्त को परीक्षा का आखिरी दिन। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से छात्रों की 3 लेयर में चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही उन्हें एंट्री मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां आज मेरठ से लखनऊ आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। चारबाग में होगा स्वागत। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। 1 सितंबर से यात्रियों के लिए नियमित चलेगी ट्रेन। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और ट्रेन 458 किलोमीटर दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे और कई जगहों पर इसका लाइव प्रसारण भी होगा। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 1 सितंबर से यात्रियों के लिए नियमित ट्रेनें चलेंगी और ये ट्रेन चलने से 458 किलोमीटर दूरी 7.25 घंटे में तय कर सकेंगे यात्री। तो अहम खबर, मेरठ से लखनऊ आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। चारबाग में होगा स्वागत। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 सितंबर से यात्रियों के लिए नियमित चलेंगी ट्रेनें और ये ट्रेन चलने से 458 किलोमीटर दूरी 7.25 घंटे में तय करेंगे यात्री। आज मेरठ से लखनऊ आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। चारबाग में होगा स्वागत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी और कई जगहों पर इसका लाइव प्रसारण भी होगा। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज मेरठ से लखनऊ आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसी खबर पर सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं, के बख्श जी। तो के बख्श जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से मेरठ से लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आएगी, उसका उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले तो टाइमिंग बताइए, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? तानवी, ये फोनो मेरा नहीं है, किसी और का है। आप गलत नंबर बता रहे हैं। मेरी खबर दूसरी जी। तो खबर आपको बता रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से मेरठ से लखनऊ आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। 1 सितंबर से यात्रियों के लिए नियमित ये ट्रेन चलाई जाएगी।
अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे खबरों में और रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कई कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अगस्त का वेतन। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। न्यूक्लियर कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव का आदेश जारी हुआ है। यमदेव राजन ने जारी किया आदेश। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यमदेव राजन ने आदेश जारी किया। चल अचल संपत्ति की सूचना पोर्टल पर ना देने पर कटेगी सैलरी। कर्मचारियों ने 31 अगस्त तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी। तो अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहले ही आदेश जारी कर चुके थे। यूपी के लाखों कर्मचारियों की संकट में सैलरी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अगस्त का वेतन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केबक्स जी जुड़ गए हैं। तो जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा संकट है, क्योंकि अब उनका अगस्त का वेतन नहीं मिलेगा। केबक्स जी, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये संकट की बात नहीं है, ये कर्मचारियों की लापरवाही है। जब मुख्य सचिव ने 1 महीने पहले आदेश जारी कर दिया था कि आप जो पोर्टल पे अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा डाल दें, और करीब करीब 8 लाख 93,000 कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, और केवल 4 लाख 4.5 लाख के करीब कर्मचारियों ने अपने चल संपत्ति का ब्यौरा चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। तो ये कर्मचारियों की लापरवाही, सरकार तो पहले ही इनको अलर्ट कर चुकी थी, जो 31 अगस्त तक ब्यौरा नहीं देंगे तो उनके वेतन काटा जाएगा। चेतावनी मुख्य सचिव द्वारा दी गई थी। लेकिन कल रात शुक्रवार को 12 बजे तक केवल 4,93,000 कर्मचारियों ने अपने चल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। तो ये कर्मचारियों की लापरवाही, इसमें सरकार की कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, इससे IAS, IPS, IFS और PPS और PCS अफसरों को छोड़ा गया है। उनको ये छूट दी गई है कि वो चल संपत्ति का ब्यौरा अपने केंद्रीय ENIC में दाखिल करें। तो आप ENIC से भी ऑल इंडिया सर्विस के लोग NIC पोर्टल पर करेंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि इनकी तनख्वाह कटेगी तो इनको चल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि अब आज 31 तारीख लास्ट डेट है। देखिए कितने कर्मचारी इसको अपने चल संपत्ति का ब्यौरा दे पाते हैं। जी, जो कहीं ना कहीं काम में लापरवाही की जा रही थी, उस पर जरूर नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, जहां कर्मचारियों को 31 अगस्त तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी अगस्त माह की सैलरी कटेगी। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधा रुक करेंगे केदारनाथ का, जहां केदारनाथ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केदारनाथ में बड़ा हादसा टला। हैंग करके ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर नीचे गिरा।
क्रिस्टल कंपनी के खराब हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था। बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां खराब हेलीकॉप्टर को MI-17 ले जाया जा रहा था। हैंगिंग चैन टूटी और नीचे गिरा खराब हेलीकॉप्टर। कुछ दिन पहले क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ था खराब। केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था हेलीकॉप्टर। आज MI-17 हेलीकॉप्टर से हैंग करके ले जाया जा रहा था और एक बड़ा हादसा केदारनाथ में टला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हैंग करके ले जाया जा रहा है हेलीकॉप्टर, नीचे गिरा। क्रिस्टल कंपनी के खराब हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था। बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, खराब हेलीकॉप्टर को हैंग करके ले जाया जा रहा था। हैंगिंग चैन टूटी और नीचे गिरा खराब हेलीकॉप्टर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और कुछ दिन पहले क्रिस्टल कंपनी का ये हेलीकॉप्टर खराब हुआ था और उसके बाद इसको हैंग करके ले जाया जा रहा था, जिसकी हैंगिंग चैन टूटी और ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरा, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ में बड़ा हादसा टला। ये तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां क्रिस्टल कंपनी के खराब हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था और हैंगिंग चैन टूटने की वजह से ये खराब हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला जुड़ गए हैं। तो अंकित, जिस तरीके से ये खराब हेलीकॉप्टर ले जाया जा रहा था लेकिन ये नीचे गिर गया, हैंगिंग चैन टूट गई, पूरा मामला क्या है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? कोई हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ये 24 मई 2024 की बात है, और जब ये लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने के कारण जो क्रिस्टल जो हेलीकॉप्टर है वो उसकी आपात लैंडिंग कराई गई थी और इसको ठीक कराने के उद्देश्य से आज ले जाया जा रहा था। लेकिन रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में ये डिसबैलेंस की वजह से बताया जा रहा है कि जो MI-17 का जो जिस हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा था वहां पर डिसबैलेंस की वजह से यह हादसा हुआ है। ये हादसा और गंभीर हो सकता था यदि यह किसी ऐसे स्थान पर गिरता जो जहां पर कि अधिक लोगों की भीड़ होती, लेकिन गनीमत रही कि ऐसे स्थान पर ये हादसा हुआ है जहां पर कि लोगों की भीड़ नहीं थी और स्थानीय लोगों की तरफ से इसका वीडियो भी बनाया गया है। और अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कहां पर गलती हुई है और किस गलती की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जनहानि की बात नहीं है, लेकिन जो खराब हेलीकॉप्टर ले जाया जा रहा था उसके डिसबैलेंस की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। जी अंकित, लेकिन शुरुआती जांच जो अभी तक हुई है उसमें क्या निकलकर सामने आया है? आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? देखिए, संभवतः जो चेन जिससे ये हैंगिंग किया गया था उस चेन के टूटने की वजह से यह हादसा हुआ होगा, लेकिन ये शुरुआती चरण है। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और उसके बाद संभवतः इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जाएंगे। ये बताया गया है कि 24 तारीख को जो लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से जो क्रिस्टल जो हेलीकॉप्टर है इसकी आपात लैंडिंग की गई थी। इसमें तकनीकी खराबी थी, इसको ठीक कराने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान यह हादसा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरीके की लापरवाही से कैसे इस हेलीकॉप्टर को हैंग किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो भी दोषी इसमें होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार इस पूरे मामले को देख रही है और इसके बाद इसके जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। जी अंकित, एक बड़ी लापरवाही भी है ये सामने, आपने इस पर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको केदारनाथ से बता रहे थे, जहां केदारनाथ में एक बड़ा हादसा टला। एक खराब हेलीकॉप्टर को हैंग करके ले जाया जा रहा था और हैंगिंग चैन टूटी और वो खराब हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।
चलिए बढ़ते आगे खबरों में और रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 केडी सीएम आवास पर सीएम योगी करेंगे संवाद और शाम 6 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 5 केडी सीएम आवास पर सीएम योगी करेंगे संवाद और ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से होगा शुरू। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 केडी सीएम आवास पर सीएम योगी करेंगे संवाद। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। शाम 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद करेंगे सीएम योगी। 5 केडी सीएम आवास पर सीएम योगी करेंगे संवाद। शाम 6 बजे होगी कार्यक्रम की शुरुआत। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे खबरों में और रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां प्रयागराज से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। व्यापार मंडल ने एसडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने दिया ज्ञापन। जिला व्यापारी बंधु की बैठक में सौंपा ज्ञापन। अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। ज्ञापन में हरिसेनगंज राजमार्ग में रोड लाइट सुराग में सार्वजनिक शौचालय, पियाऊ रामलीला मैदान की सफाई के विषय रूप से शामिल होंगे। बाजार में सफाई और पशुओं के विषय में दिया गया है ज्ञापन। तो अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां कई विषयों से संबंधित ये ज्ञापन सौंपा गया है। बाजार में सफाई और पशुओं के विषय में ज्ञापन दिया गया है। व्यापार मंडल ने एसडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। अहम जानकारी प्रयागराज से, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने दिया ज्ञापन। जिला व्यापारी बंधु की बैठक में सौंपा ज्ञापन। देश की बात में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों